और सब आप कह रहे थे युद्ध के जो भी हालात वाकयात है वो बराह रास्त पाकिस्तान पर असरअंदाज होंगे। ये पहले तो ये समझना जरूरी है ना कि अलायंसेस कैसे बन रहे हैं रीजन में। जी मतलब देखें ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया की एबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, अब वहाँ पे एक तो ये है कि राहुल जेती एक साहब हैं जो, अच्छा उन्होंने डिनाई किया लेकिन पूरी डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर बनी हुई है। ये वहाँ पे रुकने मेरे ख्याल से असेंबली वगैरह के रुकन हैं राहुल जेती, या ये है कि बड़े एक्टिव हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स में। और ये जो हैं ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये की ब्रोकर हैं लिबरल पार्टी के, जो मेजर पार्टीज हैं, पैसे जमा करते हैं, फिर ये स्पाइस खालिस्तान आगे पीछे, और बाहर के मीडिया में जो हैं वो भी इन्होंने लोग करवाए। बहरहाल एक बड़ी, मैंने कहा ना, एक्सप्लोसिव। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया की, चूंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक पूरी तहकीकाती, तो इसके ऊपर इंडिया का क्या रिस्पांस होता है क्या, उस बाद में देखते हैं कि कैसे ये किस तरह से सिचुएशन, अलायंसेस कैसे बन रहे हैं दुनिया में, ये जरा समझ में आना जरूरी है। जो इसराइल की सूरत हाल है गजा की, उन्होंने फिर वहां पे रफा में दोबारा, लेकिन वो धीमे 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 जो है ये मामला जा रहा है कहीं पे, कहीं ना कहीं टॉक्स पे जाएगा, वरना ये डंप हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अमेरिकन कर नहीं सकते। वो इनके हाल पे छोड़ के नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरे, फौज टेक ओवर करे, क्या हो क्या नहीं हो, ये जो है ये भी, यानी वो फ्लूइड सी होगी ये सूरत हाल। और इसी दरमियान जो एमॉस हस्टन है वो पहुंचे हैं, पहले इसराइल पहुंचे हैं, इन्होंने मीटिंग की है। ये वही हैं जो कि उनके नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता, जो कि गए, सॉरी ये सारा मामला था। तो उसके बाद ही बैरूत पहुंचे, बैरूत पहुंच के नबी बैरी से उनकी मुलाकात हुई, जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के। उसके बाद वहाँ पे जो एम्बेसी है लेबनान में, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी की। अगर हम 6th देखें स्लाइड, डिप्टी असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट एमॉस हस्टन रिमार्क्स टू द प्रेस फॉलोइंग मीटिंग विद स्पीकर नबी बैरी के साथ। अच्छा, अब नबी बैरी से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस स्टेटमेंट इशू हुई है यूएस जो एम्बेसी है लेबनान में, तो उसमें उन्होंने ईद मुबारक का, सब थैंक यू का, सब आप आए यहाँ पे तशरीफ लाइए। आगे जो उन्होंने बात की है, तो आगे वो ये कह रहे हैं फिर कि भाई ये प्रेसिडेंट बाइडन का जो मंसूबा था अमन माहिदा, वो अमन माहिदा जो है वो, तो उसके ऊपर सबको अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, ठीक है, करंट सिचुएशन पे नबी बैरी के साथ। और उसके बाद हमने जो है अब गजा का मामला आगे बढ़ाना है, और ब्लू लाइन भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। ये जो अगर हमारा मामला गजा में आगे बढ़ता है, वो डील मुकम्मल होती है। कौन सी डील? प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो 31 मई को दी थी हॉस्टेजेस की, सीज फायर की, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन गजा, प्रपोजल किसने क्या एक्सेप्ट किया? इसराइल ने एक्सेप्ट किया। और किसने किया? कतर ने, इजिप्ट ने और मीडिएटर्स ने। अच्छा, हमास तो पहले ही कर चुकी है, मुबारकबाद भी दे चुकी है वो तो। G7 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, डील स्टॉप्स इन द वॉर इन गजा, ठीक है, ले ये सारा। और अब जो है ये सीज फायर इन गजा जो है, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन बाकी, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि हमास इसको एक्सेप्ट कर, हमास तो कर चुकी है एक्सेप्ट, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन मैंने आपसे कहना है कि मामला आहिस्ता आहिस्ता ये जंगबंदी की तरफ जा रहा है, और अमेरिकन इसको, जो आज भी इन्होंने बात की है कि ये ब्लू लाइन, अच्छा ब्लू लाइन, वही ब्लू लाइन के ऊपर भी बात हुई है, क्योंकि लेबनान का एक कंसर्न अलग है। अच्छा, इनके दौरान ही हुआ कि हिजबुल्ला वालों ने एक अपना ड्रोन छोड़ दिया। वो ड्रोन जो है वो इसराइल की एयर स्पेस को क्रॉस करते करते उनकी जो हैफा की बंदरगाह है, हैफा की बंदरगाह बड़ा शहर है, ये है, गजा खत्म होता है और ये लेबनान शुरू होता है। तो लेबनान की सरहद से ये 17 माइल्स के फासले पे जो हैफा का, जहां से शुरू हो जाती है बंदरगाह, जहां चाइना का स्टेक भी है, और जहां पे अदानी और वो सारा मामला भी। हैफा बड़ी एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है और शहर भी है। उन्होंने जना ड्रोन छोड़ा, ये वीडियो थोड़ी देर जब ये बातचीत हो रही थी तो वो हिजबुल्लाह वालों ने वीडियो जारी कर दी, उनका ड्रोन आके पूरे हैफा के ऊपर से घूमता घामता, सैर करता हुआ, तस्वीरें लेता हुआ उनके सेंसिटिव मकामात की, ये हिजबुल्लाह ने जारी कर दी फुटेज। अब एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है इसराइल के अंदर कि ये कब की फुटेज है, कुछ कह रहे पुरानी है, कोई कह रहे नहीं है अभी भाई परसों की है, कोई कह रहा आज की है, कोई कह रहा अच्छा वो कल परसों, उन्होंने पिछले 24 घंटे में कहा था हमें कोई चीज आती नजर आ रही है, वो अलर्ट हो गया था उनका आयरन डोम वोम सारा। वो बीच में कहीं इधर उधर छुपा छुपी करता करता हिजबुल्लाह का ड्रोन तस्वीरें उतार के निकल के चला गया वापस। एक रौला पड़ा हुआ है वहां पे कि भाई ये कैसे गया, क्यों गया, कहां से आया, और ये जो है उसके बाद वो, मतलब बड़ी अजीब सी बात है। तो ये उन्होंने एन वक्त पे जारी कर दिया। प्यूटिन साहब जो हैं वो जनाब पहुंच गए नॉर्थ कोरिया 24 साल बाद। इससे पहले सन 2000 में गए थे। अब सन 2000 में जो मौजूदा हुक्मरान हैं साउथ कोरिया के,
हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे बाद में। इनके वालिद जब, यानी सन 2000 एक दूसरी दुनिया है। सन 2000 में रशिया G8 का मेंबर है, G7 नहीं है, G8 है। अभी 9/11 नहीं हुआ, बस यानी आप सोचेंगे 2000 के अंदर ये वहां गए थे और 2000 के बाद ये आज पहुंचे हैं। और पहुंचने से पहले ये वहां पे इनका योस्तक एक शहर है जो बिल्कुल यानी फार ईस्ट जिसको कहा जाए ना, रशिया का जो ईस्टर्न, रशिया का वेस्टर्न तो इंपॉर्टेंट है ही ना यूक्रेन की वजह से, मॉस्को और ये सारा सेंट पीटर्सबर्ग और सारा। अब ये साइबेरिया और ये जो इलाके हैं ना सारे जो के फार ईस्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए क्योंकि चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सारा जो वो साइड है, आर्कटिक वगैरह पूरा, तो ये पहले वहां पहुंचे प्रेसिडेंट पुतिन। वहां पर भी तकरीबन काफी सालों बाद, 8-10 साल बाद उस इलाके में गए हैं प्रेसिडेंट पुतिन ने, वहां पे मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया, सब कुछ कर करा के अब ये नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे। और नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे और नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद वियतनाम जाएंगे। और इस दौरान जो है वो ये उन्होंने एक ऑपेड छापा, उनके पूरे मीडिया में छपा, इन्होंने एक तहरीर लिखी प्रेसिडेंट पुतिन ने जो आज शुमाली कोरिया के अखबारों में छपी हुई है। और वो उसमें उन्होंने कहा कि जी एक तो हम दोनों मुल्क ये तय करेंगे कि आने वाले अरसे में दुनिया के वो सारे मुल्क जहां पर मगरिब जो है वो पाबंदियां लगाता है उनको मुतबादिल करेंसी की तरफ जाना होगा। और ये है कि एक रास्ता ऐसा कि पाबंदियां ना लगें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे भी लगी हुई हैं पाबंदियां। अच्छा, नॉर्थ कोरिया 2000 में जब गए थे ना पुतिन, तो उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने अपना टेस्ट नहीं किया था, उसके 6 साल बाद न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उस वक्त तक नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी पाबंदियों से आज़ाद हमें कोई करेंसी और उस तरफ जाना पड़ेगा कि मगरिब का जब दिल चाहता है वो फ्रीज कर देते हैं, ये सारा। फिर डिफेंस के अंदर उन्होंने बात की, फिर और बातें की, लेकिन करेंसी वाली बात, पेमेंट सिस्टम हमें दूसरा लाना होगा। ये सारी बातें प्रेसिडेंट पुतिन उस वक्त कर रहे हैं जब आपके पास ये इतलात भी आ रही हैं कि पेट्रो डॉलर से सऊदी अरेबिया जो है उसने दूसरी करेंसीज में जाने का फैसला कर लिया है और मुतबादिल वो कई करेंसियों में अब अपना ऑयल का जो है वो दुनिया के साथ वो तो करेगा, मामलात करेगा। तो इशू ये सारा कि अब ये इतना कुछ हो रहा है। एक तो मैंने आपसे कहा ना कि वो वहां पर देखना है कि क्या डेवलपमेंट होती है, क्या ये इमाम होस्टन आ गए हैं और हिजबुल्ला आगे नहीं है। मैंने कहा ना हिजबुल्ला, जाहिर है कि वो हिजबुल्ला ने बड़ा ये, लेकिन ब्लू लाइन के ऊपर वो मनवाएंगे। ये ब्लू लाइन तो माना ही माना इसराइल, ये वो आगे आके ये ब्लू लाइन पे तो फ्रांस समझौता करवाएगा, इनकी डील करवाएगा। इनकी बड़ी कुट पड़नी है अभी नेतन्याहू हुकूमत की। वहां पे फिर इन्होंने आज शहीद किए हैं लोग। ये कभी वेस्ट बैंक में घुस जाते हैं, कभी ये दोबारा गजा में घुस जाते हैं, रफा में घुस जाते हैं, कभी इजिप्ट के हिस्से में घुस जाते हैं, कभी सीरिया पे और इराक पे कुछ दाग देते हैं। ये पूरा चाह रहे हैं कि एस्केलेट हो, लेकिन जंग जो है अब वो उसको आहिस्ता आहिस्ता धप्पी मार के, असल बात ये है कि जब अंदर दाखिल होंगे लोग दुनिया के, ये कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, ये सीज फायर फौज बंद करती है, फिर वो नेतन्याहू चीखता है, राइट विंगर चीखते हैं। आज मैं आखिर से क्लोज करूँ, बड़ा रेयर है, ये बड़ा रेयर है। और खुद इसको इसराइल के लोगों ने, ये 13 स्लाइड हम कोट करना है, इन अ रेयर क्रिटिक 13 स्लाइड, उनकी जो फौज है उसने राइट विंग पंडित्स, उनके राइट विंगर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमास के साथ मिल गए, फौज जो है वो हमास के साथ मिल गई है और वो चाहती है कि हमास जो है वो गजा पे हुक्मरानी करे। तो फौज की तरफ से वहाँ पे बड़ा सख्त शटअप कॉल गई है, बड़ा रेयर है ये खुद इसराइल। तो मैंने कहा ना वहाँ एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है सियासतदानों का जो है ये राइट विंगर्स खास तौर पे, और वहाँ पर इसका बोझ को लेने को तैयार नहीं है ना, जनाजे और ये लाशें और जो 2-2 हज़ार पाउंड वजनी बॉम्ब्स, ये जो क्राइम हुआ है सारा। तो जब दुनिया अंदर जाएगी तो पता चलेगा ना कि अंदर मामला क्या है, कितने कब्रिस्तान, क्या अंदर हुआ क्या है इतने महीनों में। तो ये जो है ये अब मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग फैलने देंगे, अमेरिकन फैलने देंगे या रशिया या चाइना, कोई भी फैलने देगा। हाँ, बस ये है कि इसका प्रॉपर एक बड़े ऐलान तो कर दिया ना उन्होंने कि भाई हम ये 11 घंटे का करेंगे सीज फायर, और फौज उस पर खड़ी है, उन्होंने वापसी नहीं ली। थोड़े थोड़े देर बाद पटाखे छुड़वा देते हैं वो नेतन्याहू को खुश करने के लिए। लेकिन ये है कि ये इसराइल के लिए कबूल करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त एज आ इसराइल, कि उनका फौजी फेलियर भी हो गया, एक दो रियासती हल की तरफ भी मामला जा रहे हैं। अमेरिका ने भी इंडोर्स कर दिया, बाइडन ने भी कर दिया, चाइना ने भी कर दिया, रशिया ने, पूरी दुनिया, G7, OIC, सऊदी अरेबिया, कतर, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई और पाकिस्तान जाहिर उन बड़े ब्लॉक का हिस्सा है। तो बात यह है कि अब ये इतनी आसानी से छोड़ना इस मामले को, तो वो आहिस्ता 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 करके मेरा ख्याल है कि वो इस तरफ चले जाएंगे। और लेकिन यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है
जी। और उसमें म्यांमार बांग्लादेश, कल थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर एक नई गड़बड़ शुरू है। और वो गड़बड़ जो है उसमें कहीं म्यांमार, बांग्लादेश और हसीना वाजिद साहबा के जो ख्यालात हैं, उनकी परेशानी है बहुत ज़्यादा कि कोई नया मुल्क तो वजूद में नहीं आ रहा वहाँ पे, नया मुल्क वजूद में तो नहीं आ रहा। क्या उसमें मिज़ोरम, मणिपुर का कोई इलाके भी हैं, क्या कोई आलमी क़ुव्वतें उससे सपोर्ट कर रही हैं? तो ये हसीना वाजिद साहिबा के बड़े खदशात हैं। और दरमियान में ये इंडिया के लिए मसाइल खड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में बात आती है तो हम कोट भी नहीं करते, हम कहते हैं कि ठीक है ये तो आती रहती है उनके मीडिया पाकिस्तान के वाले, लेकिन जब इस तरह की बात उनके अलाइज छापने लग जाए ना, यानी ग्लोबल टाइम्स भी लिखेगा तो हम कहेंगे चलिए मैं वो कह रहे हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और साउथ ब्लॉक को पता ही नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है कि उनको पता ही नहीं था कि ये तो हमारे पीछे लगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।